ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी के साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। भाजपा की प्रदेश इकाई ने बजट को देश की आर्थिक महाप्रगति का संकल्प पत्र बताते हुए बजट का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया। और राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में नगर निगम क्षेत्र में गाइडलाइन की दरों को 10% बढ़ाने के साथ ही जमीनों के पंजीयन शुल्क में भी 1% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। श्रीमती सीतारमण ने बजट प्रस्तावों में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा और इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। यह योजना मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम को बहाल किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक का उपयोग और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2014 से नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। इन उपायों से उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस और पेयजल मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं: पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश का वित्त पोषण। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में 2,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। कवच सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की 2 वर्ष की औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई है। उनके अनुपूरक शिक्षण के लिए पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक जैसे कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में डिजिटल भुगतान इको सिस्टम के लिए वित्तीय सहायता की जो घोषणा की गई थी वो 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। 2022-23 में देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन संभव हो सकेगा।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को देश की आर्थिक महाप्रगति का संकल्प पत्र बताते हुए बजट का स्वागत किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बजट को किसानों, गरीबों और विकास का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, मजदूरों और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला सिद्ध होगा। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। बजट में किसान, युवा, महिला, उद्यमियों, रोजगार, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आवश्यकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और देश की आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखा गया है। वहीं सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि यह बजट नए भारत के निर्माण की नींव डालने वाला बजट है। प्रदेश के वरिष्ठ सहकारी नेता और छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने कहा है कि आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट से कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उन्होंने किसानों को डिजिटल सर्विस से जोड़ने तथा एग्री यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहित करने के निर्णय का भी स्वागत किया है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट से किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का केंद्र सरकार का वादा भी खोखला साबित हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन की दरों को बढ़ाकर 40% करने का अहम फैसला लिया गया। पहले यह दर 30% थी। इसी तरह जमीनों के पंजीयन शुल्क की दर में भी 1% की वृद्धि करते हुए इसे 4 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। ये छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। कैबिनेट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मेगा और अल्ट्रा मेगा के उद्योगों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया कि बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए जिला और संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में भर्ती के लिए अब संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, उस महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने पंचाली सबाथम लिखा था। एक महान कृति जिसमें भारत को द्रौपदी, ब्रिटिश शासन को कौरव और स्वतंत्रता सेनानियों को पांडव के रूप में चित्रित किया गया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि नई शिक्षा नीति युवाओं के जीवन में और शिक्षण के तरीकों में व्यापक बदलाव लाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति को निजी विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही लागू करने का आग्रह किया, जिससे युवाओं का समग्र रूप से विकास हो सके।
राज्यपाल ने यह बात छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शिव वरण शुक्ल सहित निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति शामिल हुए। किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में एक कोच विस्टाड्रोम यानी पूरी तरह से शीशे से बना लग्जरी कोच होगा। कल इसका ट्रायल किया गया है। यह जानकारी विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सतपथी ने आज अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान दी। उन्होंने बताया कि यह कोच पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगा। इस मौके पर श्री सतपथी ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन में 3 यात्री प्रतीक्षालय कक्ष का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,50,88,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर कोंडागांव जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए रोको और टोको अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और जिला पंचायत के सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के बीच इस प्रकार के अभियानों से जनता के मध्य अवश्य ही जागरूकता आएगी। सुकमा जिले में कल माओवादियों द्वारा लूटे गए एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे वाहन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि गैस सिलेंडर से भरे वाहन की खोजबीन के लिए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीमों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया था, जहां देर रात सुरक्षा बलों ने नागाराम के इलाके से सिलेंडर से भरे वाहन को बरामद किया। उन्होंने बताया कि माओवादियों ने घने जंगल में वाहन को छिपाकर रखा था। गौरतलब है कि कल शाम कोंटा से भेज्जी की ओर जा रही एक एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे वाहन को माओवादी ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ के प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद श्री चंदूलाल चंद्राकर की कल पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि स्वर्गीय चंद्राकर जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष के रूप में राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलमंडल के राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन को पानीजौब रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य 3 और 4 फरवरी को किया जाएगा। इसकी वजह से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी के साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। भाजपा की प्रदेश इकाई ने बजट को देश की आर्थिक महाप्रगति का संकल्प पत्र बताते हुए बजट का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया। और राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में नगर निगम क्षेत्र में गाइडलाइन की दरों को 10% बढ़ाने के साथ ही जमीनों के पंजीयन शुल्क में भी 1% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।